Hello friends, welcome to EduTap. If you can hear me, if the audio is clear and the video is clear, I request you to give me a thumbs up in the comment section. We are here to discuss economics and social issues, one of the most important components of RBI as well as NABARD examination. अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सारी चीज़ें ओके हैं, please give me a thumbs up in the comment section. This is lecture 20 of our series of lecture for ESI, right? उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक के लेक्चर्स देख लिए हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि इस लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा टेस्ट रखने वाले हैं. जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सीखी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है कि ESI की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस टेस्ट के मैं आपके सामने इस लेक्चर के अंदर रखने वाला हूं. बट बिफोर आई गो अहेड, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे जो है बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, राइट? सो नितेश, चिन्मय, दुर्लभ, राइट, सब लोग आ चुके हैं. तो आप लोग मेरे को प्लीज़ एक बार थम्स अप दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके सामने आज 15 क्वेश्चंस रखने वाला हूं टेस्ट के हिसाब से. उसके अलावा मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देने वाला हूं. तो जो क्वेश्चंस टेस्ट के हैं उनका आप आंसर करते हुए चलेंगे और फिर आप अपना स्कोर बताएंगे, राइट? मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो क्वेश्चंस है जहां तक हो सके नए क्वेश्चंस रखूं आपके सामने, राइट? कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. उन कॉन्सेप्ट्स का या तो एप्लीकेशन है या ट्विस्ट है या कुछ है. उस हिसाब से मैंने आपके सामने आज क्वेश्चंस रखने हैं. सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर एंड इफ यू आर रेडी टू गो अहेड, राइट, चलिए लेट अस बिगिन. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ऑनलाइन. अब अपना, अपने फैमिली, अपने कम्युनिटी, सबका ख्याल रखिए. कोरोना वायरस को स्प्रेड मत करिए. अपने आप को भी बचा के रखिए, अपने फैमिली को भी बचा के रखिए. जहां तक हो सके घर के बाहर मत निकलिए. एग्जाम देने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है. बट उसके अलावा घर के बाहर थोड़ा सा अगर कम निकलने की रिक्वायरमेंट है, कम निकलने से काम पूरा हो सकता है, तो उस चीज को जरूर फॉलो करिएगा. इट इज फॉर योर सेफ्टी, राइट? सो फार एज नबार्ड एग्जामिनेशन, आपको मालूम है 24 सितंबर डेट आ चुकी है. अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए. 24 सितंबर इज फेज 2 की डेट, राइट? उसी फेज 2 के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए वी आर ऑफरिंग आवर फेज 2 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट. दिस इज अ cost effective course, proven course, rank oriented course. While enrolling in this course, use code NABARD50 and you will get a 50% discount. It's a beautiful course. अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो in this course you will get everything that is required. So far as 2021 courses are concerned, so we have launched our RBI Grade B, SEBI Grade A as well as NABARD Grade A courses, right? So these courses are now available on the EduTap app. आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिए. बहुत ही सुंदर और प्यारा ऐप है और उस ऐप के अंदर आपको इन सारे कोर्सेज के अंदर एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए. अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं, सो फॉर सेबी ग्रेड ए 2020 पेपर 2 वी हैव लॉन्च्ड एन MCQs मास्टर कोर्स इन विच वी आर प्रोवाइडिंग चैप्टर वाइज MCQs एंड 4 सेक्शनल टेस्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट एज वेल एज कॉस्टिंग. आप जानते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के अंदर. सेबी एग्जामिनेशन के अंदर 5000 प्लस हाई क्वालिटी न्यू MCQs आर बीइंग प्रोवाइडेड. दिस कोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड एट अ 20% डिस्काउंट. यू हैव टू यूज कोड master20 while enrolling in this beautiful course, right? होमवर्क के क्वेश्चंस की मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं और आज भी करूंगा और हमेशा करूंगा. इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है. आज के जो होमवर्क के क्वेश्चंस है, एटलीस्ट इन स्टूडेंट्स को तो जवाब देना ही देना है. लेक्चर खत्म होने के 1 घंटे के विद इन आपको जवाब दे देना है. एंड जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं उन्हें भी जवाब देना है. मेरी गुजारिश है आपसे. बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं. दुर्लभ रघुवंशी, शुभम श्रीवास्तव, दिशा गौतम, अखिल श्रीधरन, अरिंदम घोष एज वेल एज नितेश कुमार झा, आप लोग बहुत कंसिस्टेंटली आंसर कर रहे हैं. आपको कंसिस्टेंटली आंसर करते रहना है. अबिन के, नेहा त्रिपाठी, चिन्मय, संदेश मस्के, पांशुल मिश्रा एज वेल एज ज्योति बाल्मीकि, राहुल रंजन राउत, तानिया चुग, राकेश, अपरिजिता रॉय, प्रिया गोस्वामी, वर्षा सुब्रमण्यन एज वेल एज अक्षय मुंडे, आप लोग ने जवाब दिए हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं. एंड जो स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं वापस से आपको बोलूंगा कि आपको जवाब देने चाहिए, राइट? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है. दिस इज अ टेस्ट. आई एम गोइंग टू प्लेस 15 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आप लोग अगर जवाब ना दें इन क्वेश्चंस का चैट के अंदर तो भी चलेगा. आप अपने जवाब को लिख के रखना है आपको. फिर 15 क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर टुवर्ड्स द एंड दिखाने वाला हूं. और अगर कोई क्वेश्चन को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट हो तो उसे डिस्कस भी कर लूंगा. अगर आप लोग आंसर नहीं देते हैं चैट के अंदर तो भी चलेगा, देते हैं तो भी चलेगा. हर क्वेश्चन के अंदर जो है मोटा मोटी मैं आपको 50 सेकेंड्स का समय दूंगा. मोटा मोटी 50 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर करना है और फिर आगे बढ़ना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स? आपके सामने 5 ऑप्शन रख दिए हैं. ऑफिस बिल्डिंग एंड डेटा सेंटर ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कैमरा यूज्ड बाय अ फिल्म क्रू, किचन अप्लायंस इन अ रेस्टोरेंट, स्टील यूज्ड इन अ कार प्लांट टू मैन्युफैक्चर कार पार्ट्स. ऑल ऑफ द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स.
जो भी आपका आंसर है उसको आप डिसाइड करेंगे, आंसर को आप सिलेक्ट कर लेंगे. इफ यू डोंट वांट टू गिव द आंसर, यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन. इफ यू वांट टू गिव द आंसर, यू कैन गिव द आंसर. मैं आंसर्स डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. इन द एग्जामिनेशन आपके पास पूरा समय रहता है आगे पीछे आने जाने के लिए, बट इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच आई विल बी फॉरवर्डिंग द क्वेश्चन मोटा मोटी विद इन 45 to 50 सेकेंड्स. राइट, चलिए, आई एम प्लेसिंग द सेकेंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. आई होप कि सबने इसको पढ़ लिया है. With reference to different types of goods, which of the following statements is/are correct? Public goods are considered to be rivalrous and excludable. Capital goods don't transform or change shape in the production process. If a consumer buys a bag of sugar to use at home, it is an intermediate good. If a manufacturer purchases sugar to use during the production of another product, it becomes a final good. All of the above. You have 10 seconds more to answer the question. I hope you all have answered question number 2. I will take your permission to move ahead to question number 3. Right. Moving ahead to the next question. Consider the following statements and identify the correct ones. काफी बड़ा question है. If nominal GDP, in nominal GDP, all production done by the national residents or the non-residents in a country gets included, regardless of whether that production is owned by a local company or a foreign entity. GDP at factor cost can be defined as GDP at market price minus indirect taxes plus subsidies. GNP refers to all economic output produced by a nation's normal residents, whether they are located within the national boundary or abroad. Depreciation refers to that portion of the capital goods which goes in maintenance and replacement of existing goods due to wear and tear. And the option number 5 is all of the above. आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है. आपके पास 10-15 सेकेंड का समय है. With your permission, I would want to move to the next question, question number 4. With reference to quantitative tools of monetary policy, which of the following statements are not correct? Statutory liquidity ratio is applicable to local area banks and cooperative banks. Marginal standing facility is the penal rate of interest at which banks can borrow overnight from RBI over and above LAF limit. Under open market operations, Reserve Bank of India purchases government securities to inject liquidity in the economy and sells government securities to absorb liquidity from the economy. All of the above, none of the above. आपके पास 15 सेकेंड है क्वेश्चन आंसर करने के लिए. With your permission, I would like to move ahead to question number 5. Payment banks are the latest initiative from the Reserve Bank of India, which with the primary motive to promote digital, paperless and cashless banking in our nation. With reference to payment banks, which of the following statements is/are correct? They can accept deposits up to a maximum of rupees 2 lakh. They cannot provide lending services. Urjit Patel Committee recommended the setting up of payment banks in India. All of the above, none of the above. I'll move ahead to question number 6. Revenue receipts create financial obligation, cause a reduction in assets, are recurring, are redeemable, are classified as debt creating and non-debt creating.
आपको जो सही स्टेटमेंट है लॉजिकली उसको चुनना है इस क्वेश्चन के अंदर। Moving ahead to question number 7. Appropriation bill presented as a part of union budget is mandated to be placed before the parliament by which of the following articles of the Indian Constitution? Article 112, Article 113, Article 114(3), Article 110A, none of the above. I'll move ahead to question number 8. Which of the following sources of tax has been budgeted to contribute the most through central government's gross tax revenue received in 2020-2021? Corporation tax, taxes on income, goods and services tax, customs, union excise duties. I'll move ahead to question number 9. As per budget 20-21, central government's disinvestment target is rupees 65,000 crore, rupees 1,05,000 crore, rupees 1,30,000 crore, rupees 2,10,000 crore, rupees 2,05,000 crore. Question number 10. With reference to types of deficit, which of the following statements is/are correct? Fiscal deficit is an indicator of borrowings by the government for financing its expenditure. Revenue deficit implies the government's need to borrow funds to meet expenses which may not provide future returns. Primary deficit is the difference between fiscal deficit and interest payments. All of the above, none of the above. Question number 11. Select the correct answer to fill in the blanks from the given options. The FRBM Act sets a target of dash percent of GDP for outstanding debt to be met by 2024-2025. 30, 40, 45, 50, 55. Moving ahead to question number 12. Assuming a one good economy, the number of foreign goods, that is American hamburgers, that can be obtained in exchange
for 1 unit of the domestic good, Indian idli, reflects the real exchange rate, nominal exchange rate, price level in terms of the foreign price level, trade deficit, none of the above. Moving ahead to question number 13. Among schemes, dash scheme has the highest allocation in Union Budget 2020-2021. National Health Mission, Swachh Bharat Mission, National Rural Drinking Water Mission, Manregs, PM Kisan. Moving ahead to question number 14. The existence of the Consolidated Fund of India flows from Article Dash of the Constitution. The existence of the Consolidated Fund of India flows from Article Dash of the Constitution. Under Operation Twist, the Reserve Bank of India carried out purchase of long-term and short-term securities, sale of long-term securities and purchase of short-term securities, purchase of long-term securities and sale of short-term securities, sale of both long-term and short-term securities, none of the above. This is the last question, my friends, and these are the answers. I request all of you to now evaluate your answers, see how many questions you have been able to answer right out of 15, and please share the number with me. How many you all have been able to attempt correct, how many are incorrect, and how many have been skipped. Please share that detail with me, right? These are the 15 questions that we had to discuss. We'll look at each of these questions now, and I'll wait for the scores. Here is question number 1, right? So office building for a scheduled commercial bank is a capital good, camera for a film crew is a capital good, kitchen appliance in a restaurant is a capital good, but steel used in car plant to manufacture car parts, that is intermediate good. Why? Because this steel is getting consumed in the process. इस स्टील को हम कंज्यूम करने लग रहे हैं कार पार्ट्स बनाने के लिए. तो ये चीज को आपने नोट डाउन करना था. अगर आपने इस चीज को कैप्चर कर लिया कि कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्शन डी जो है वो नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड है. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने पूछा था कि जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस है, नॉन एक्सक्लूडेबल है. क्यों? क्योंकि अगर मैं गार्डन के अंदर चल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप गार्डन के अंदर नहीं चल सकते. मैं गार्डन को कंज्यूम कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास गार्डन की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, राइट? सो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. तो ये पहला स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट चला जाता है. कैपिटल गुड्स डोंट ट्रांसफॉर्म और चेंज शेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बिल्कुल सही बात है. इफ अ कंज्यूमर बाइज अ बैग ऑफ शुगर टू यूज एट होम, इट इज a final good. If a manufacturer purchases sugar to use during the production of another product, ये आपका intermediate good है. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे हैं. नॉमिनल जीडीपी
in nominal GDP all production done by national residents and non residents in a country gets included regardless of whether वो प्रोडक्शन कौन निकाल रहा है। जीडीपी जो है वो एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, विद इन अ पर्टिकुलर जोग्राफी हम लोग जो है बात करते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमारे को निकालना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस के अंदर से हमारे को इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ते हैं, सब्सिडीज को ऐड करना पड़ता है, और ये वही फैक्टर कॉस्ट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। GNP refers to all economic output produced by nation's normal residents whether they are located within national boundary or abroad। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि GNP जो है वो सिटीजनशिप से, रेसिडेंसी से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, ना कि ज्योग्राफी से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है। डिप्रिसिएशन refers to that portion of capital that goes in maintenance and replacement of existing goods due to wear and tear। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है डिप्रिसिएशन का, therefore the answer is all of the above। पहले 3 क्वेश्चन के अंदर की लर्निंग ये है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक रखना, और उनके एग्जांपल्स अगर आप ठीक रखते हैं तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखना था आपको कि नॉट करेक्ट चीज के अंदर आपको बच के चलना था, ये नॉट करेक्ट चीज यहाँ पे पूछ रखी है। एंड क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। जो 3 टूल है आरबीआई के, एसएलआर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एमएसएफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ऊपर भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। उसका मतलब आपको पूछ सकते हैं, उसका एप्लीकेशन आपको पूछ सकते हैं। मैंने तीनों कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है काफी डिटेल के अंदर पूछ लिया था। ये सारी चीजें हमारे एडुटैप के कोर्स के अंदर कवर्ड है, एज वेल एज लाइव सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है कि एसएलआर एप्लीकेबल टू एलएबी एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक्स बोरो कर सकती है आरबीआई ओवरनाइट, राइट, ओवर एंड अबव एलएएफ लिमिट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, सेल करती है टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी। कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? नन ऑफ द अबव। जिस स्टूडेंट ने ये नॉट करेक्ट को नहीं पढ़ा है और सीधा डी लगा के आ जाएगा, उसका आंसर गलत चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करिए। पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारी चीजें हमने हमारे नोट्स के अंदर कवर कर रखी है। ये 2 लाख नहीं 1 लाख होना चाहिए, ये उर्जित पटेल नहीं नचिकेत मोर होना चाहिए। एंड देयरफॉर जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको अगर पूछेंगे तो ये वो वाला रहेगा कि दे कैन नॉट प्रोवाइड लेंडिंग सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट्स do not create financial obligation, revenue receipts do not cause a reduction in assets, revenue receipts are recurring in nature, revenue receipts are redeemable, बिल्कुल भी गलत बात है, revenue receipts are non redeemable, and capital receipts are classified as debt creating and non debt creating। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा था, ये थोड़ा सा अप्लाइड, थोड़ा सा अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। फिजिकल पॉलिसी के बारे में आपसे काफी चर्चा करी है हमने हमारे कोर्स के अंदर एज वेल एज लाइव सेशंस के अंदर, राइट। तो आपको ये बताना है कि जो अप्रोप्रिएशन बिल है, फाइनेंस बिल है, ये अलग अलग प्रकार, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये सारे सारे जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट है, दे आर लिंक्ड विद वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपका अप्रोप्रिएशन बिल है वो 114(3) के अंदर मेंशन करा गया है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन सा आर्टिकल फाइनेंस बिल के बारे में बात करता है, कौन सा डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में बात करता है, कौन सा अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करता है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने डिस्कस कर रखा है कि जो सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट आता है उसके अंदर टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार का इंपॉर्टेंट रिसिप्ट है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर कौन से टैक्सेस कवर करे जाते हैं ये मैंने आपको सिखाया था, ये उसका अप्लाइड क्वेश्चन है, उसका अप्लाइड वर्जन है। 2020-21 का जो बजट प्रेजेंट करा गया था उसके अंदर जीएसटी को सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन माना गया था। जीएसटी का कलेक्शन और कॉर्पोरेशन टैक्स के कलेक्शन के अंदर मोटा मोटी 9-10 हजार करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा कलेक्शन किस चीज का होने वाला था? जीएसटी का होने वाला था, ऐसा अनुमान लगाया गया था 2020-21 के बजट के अंदर। ये सारे आंकड़े आपको मालूम होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा अहम आंकड़े हैं। उसी बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट के बारे में भी बात करी गई है। कैपिटल रिसिप्ट की थियरी मैंने आपको दुनिया भर की सिखा रखी है हमारे कोर्स में एज वेल एज लाइव सेशन के अंदर। ये उसका अप्लाइड वर्जन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 2,10,000 करोड़ का था इस बार का 2020-21 का। 65,000 करोड़, 1,05,000 करोड़, ये सारे रेलेवेंट नंबर्स है क्योंकि ये पिछले साल के नंबर्स हैं। इन नंबर्स के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10, इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर स्टैंड अलोन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने तीनों चीजों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों चीजों के बारे में डिटेल्ड हमने डिस्कशन कर रखे हैं, इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव है।
क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वापस से FRBM के बारे में बात हम करते हैं स्टैटिक के अंदर, क्योंकि ये पुराना कानून है, इसका कंप्लीट कवरेज हमारे कोर्स में है। इसका जो आंसर है वो 40% है। 40% ऑफ जीडीपी आउटस्टैंडिंग डेप्ट हमारे को अचीव करना है बाय 2024। आज के दिन कितना है, मोटा मोटी 50 है, मोटा मोटी 50.1 जो है एस्टिमेटेड है 2020-21 के बजट के अंदर कि व्हाट इज द 50.1% ऑफ जीडीपी इज द आउटस्टैंडिंग डेप्ट ऑफ इंडिया। उसको उतार के हमारे को 40% पे लेकर जाना है। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 अप्लाइड प्रकार का क्वेश्चन है, नया प्रकार का क्वेश्चन है। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आपको क्वेश्चंस और आंसर्स तो सिखा ही रहे हैं, नॉलेज तो दे ही रहे, बट बता रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। रादर देन आस्क कि रियल एक्सचेंज रेट का डेफिनेशन क्या है, रियल एक्सचेंज रेट का एप्लीकेशन दिया है, एक एग्जांपल दिया है और आपको पूछा था कि कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और आपने सही कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि वन गुड इकोनॉमी के अंदर कितने अमेरिकन हैमबर्गर्स मिलेंगे इन एक्सचेंज फॉर इंडियन इडली या वाइसा वर्सा। ये प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रियल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 13 के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि पीएम किसान इज द राइट आंसर ओवर हियर। पीएम किसान के अंदर 75,000 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट रखा है 2020-21 के अंदर, विच इज द हाईएस्ट। ये चीज आपको याद में रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सारी मिनिस्ट्रियों के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा किसे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया। मोटा मोटी 15% ऑफ केंद्र सरकार का बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। हाईएस्ट लोएस्ट तो कभी भी मालूम होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, राइट, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टैटिक के कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कवरेज हमने हमारे कोर्स में रखा हुआ है। 266 कंसोलिडेटेड है, 267 आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का 500 CR जो है मैक्सिमम लिमिट है, वो भी चीज मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे करंट अफेयर्स का जो हमने डिस्कस कर रखा है, ऑपरेशन ट्विस्ट, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एंड सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। इसका पूरा कंप्लीट कवरेज हमारे प्रीवियस ईयर का जो अभी जो थोड़ा पहले का लाइव सेशन है उसमें हमने आपको करके दे रखा है। अब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने स्कोर्स मुझे बता दें, और होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप 11 आउट ऑफ 15, अखिल श्रीधरन 13, दुर्लभ रघुवंशी 13, राइट, और अबिन जी आपके 10, राइट। चलिए सारे लोगों ने अपने अपने स्कोर्स बताने। प्रिया जी आपका 13, नितेश कुमार जी आपका 14, राइट, और राकेश जी आपके 13, राइट। चलिए आनंद जी आपके 12, तानिया जी आपके 13 आउट ऑफ 15। मैं आप लोगों से सबसे 15 आउट ऑफ 15 देखना चाहता हूं। ESI FM के अंदर मैं आप लोगों को बहुत लंबा लंबा 6 मारते हुए देखना चाहता हूं, बहुत अच्छी शानदार तैयारी करते हुए देखना चाहता हूं। जिस एंथुजियाज्म, जिस स्पिरिट के साथ आपने अभी तक 20 लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करे हैं, रिवीजन करे हैं, टेस्ट्स करे हैं, होमवर्क के क्वेश्चंस रेगुलरली करे हैं, उसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिएगा। इस तैयारी का नॉक ऑन इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आपको आपकी पूरी तैयारी के ऊपर देखने को मिलेगा। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी से जीत हासिल हो सकती है, इस चीज को आपको याद में रखना है, राइट। चिन्मय 12 आप लोगों के, अगर आप लोगों को मजा आया है सेशन के अंदर, राइट, लर्निंग मिली है, तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे, कुछ शानदार टॉपिक्स को लेकर आएंगे और सारी चीजों की तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज के होमवर्क क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बढ़िया वाले पूछे हैं। जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, चाहे लाइव चाहे नॉन लाइव, मेरी आपसे गुजारिश है कि विद इन 1 आवर ऑफ द एंडिंग ऑफ द लेक्चर आपको सारे होमवर्क के क्वेश्चन आंसर कर देने चाहिए। और होमवर्क के क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने लग रहे हैं उसको आपको कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट के अंदर रखना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज भी आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाली है। विद दिस विल ब्रिंग अवर लेक्चर टू एन एंड। आपने हमारे साथ तैयारी करी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।